So visible, audible, all clear, all set. हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। जल्दी से बता दीजिए मुझे कि आपको आवाज़ आ रही है, सो डैट अपना टॉपिक हम स्टार्ट करें। यस, गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सो आज जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम 1857 रिवोल्ट। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगा कि हम इस सीरीज को कैसे कंटिन्यू करेंगे। यस, तो हम इस सीरीज को जो कंटिन्यू करेंगे वो ऐसे करेंगे कि जैसे हम ऑल्टरनेट डेज के ऊपर क्लासेस करेंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज के ऊपर क्लासेस का मतलब क्या है कि जैसे आज है और देन वेडनेसडे, देन उसके बाद फ्राइडे हम क्लास करेंगे। 3 दिन मेरी क्लास होगी जो है यहाँ पे, और 3 दिन हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम की सीरीज। और मैं हिस्ट्री को अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, स्पेक्ट्रम को मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग वाला जो टॉपिक है वो आप जो है वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, जो पहला टॉपिक है। लेकिन हिस्ट्री को पढ़ने का अपना तरीका है, मेरे पढ़ाने का अपना तरीका है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा पहले 1857 से लेके 1947। ठीक है, और थोड़ा सा मॉडर्न ट्रेंड होता है तो थोड़ा सा उसमें नज़र आ जाती हैं चीज़ें काफ़ी। और फिर उसके बाद जो है हम 1757 टू 1857 का पार्ट डिस्कस करेंगे, देन आपकी एंशिएंट और मिडिवल की बात आती है। ठीक है, तो लेकिन आज हम जो स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज मैं पहला लेक्चर ले रहा हूं आपके साथ। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे 1857 रिवोल्ट आज के लेक्चर में। अब देखो सीधी सी बात है, एक वर्ड देखो जी, रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब क्या कहते हो? क्रांति, लड़ाई। ठीक है, इस तरीके से। सो व्हाट इज द मीनिंग, एक्चुअली मीनिंग रिवोल्ट? अब एक चीज बताओ, आपकी ऑब्वियसली बात है अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हमेशा लड़ाई होती है। कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के ऊपर लड़ाई होती है। ठीक है, जो भी आपके चाहने वाले हैं। अब लड़ाई होती है, एक तो होता है गुस्सा होना, एक होता है लड़ाई होना। जब गुस्सा होना होता है कि चलो ठीक है भाई मैं नहीं बुलाना, ये वो सब चीजें होती है। जब लड़ाई वाला हिसाब किताब होता है ना, तो क्या होता है कि काफी चीजें जो होती है ना, वो सारी इतनी सारी जो चीजें इकट्ठी हुई होती हैं उस चीज में हम एंड में निकाल देते हैं, और प्रॉपर तरीके से फिर लड़ाई होती है, चाहे किसी की भी है, चाहे घर में है, चाहे यार दोस्तों के साथ है, चाहे किसी भी तरीके की है। तो मतलब जो चीजें इकट्ठी 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 हो रही होती हैं, उसके बाद जो है हम धावा बोलते हैं। ठीक है, वो धावा बोलना जो है वो क्या है? एक्चुअली लड़ाई है। तो ऐसे ही हमारा 1857 का रिवोल्ट था। ऐसा लोग बहुत कहते हैं कि हाँ, जो चर्बी वाले कारतूस, दैट इज द एनफील्ड राइफल्स, उसके कारण जो है ये हमें रिवोल्ट देखने को मिला। बट एक्चुअली जो है वो यही रीजन नहीं है, वो यही रीजन नहीं है, सिर्फ अकेला यही रीजन नहीं है कि हाँ चर्बी वाले कारतूस आए थे, दैट मीन्स आपके एनफील्ड राइफल्स आई थी और जो है रिवोल्ट हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। रिवोल्ट होने के कारण बहुत सारे हैं, छोटे छोटे चीजें ऐसी होती गई हमारे देश में जिसके कारण जो है 1857 का रिवोल्ट हो गया। नो डाउट इमीडिएट कॉज जो था वो आपका एनफील्ड राइफल था, लेकिन बहुत सारी चीजें और थी, वो आज के लेक्चर में हम जानेंगे। क्या कॉजेज थे, कैसे लड़ाई हुई, और रिजल्ट क्या निकले, फेल क्यों हुआ रिवोल्ट, वो सारे चीजें जो है आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। पॉइंट समझ में आया? समझ में आया जी? तो हम डिस्कस करेंगे जी आज का टॉपिक, दैट इज 1857 रिवोल्ट, लेक्चर नंबर 1। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो मैं हमेशा टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। आप मेरे से यहाँ पे कनेक्ट रह सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन टेलीग्राम चैनल के ऊपर 100% ज्वाइन कर लेना यहाँ पे। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, और उनमें भी ये 6 स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन पीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। कल इसकी लास्ट डेट है बैच की, तो आप उसमें ये वाला कूपन कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट भी ले सकते हैं, वीआईपी लाइव। और अगेन इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी ये बैचेस, लाइव बैचेस ले सकते हैं। चलिए जी, अब यहां पे जो है हम डिस्कस करेंगे हमारा 1857 का रिवोल्ट।
जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि भाई छोटे छोटे कारण से बहुत बड़े कारण बन गए। अब कहानी यहां पे ये आती है कि आपको पता है कि जब 1757 का रिवोल्ट हुआ था, सॉरी बैटल हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला को हराया गया था, रॉबर्ट क्लाइव जीता था। अब उसके बाद जो है इंडिया के अंग्रेजों के पास पॉलिटिकल पावर जो है उन्होंने गेन कर ली थी देश के ऊपर। सो अब इस पॉलिटिकल पावर का यूज भी कौन करने वाले हैं? अंग्रेज यूज करने वाले हैं, सीधी सी बात है। अब ये पॉलिटिकल पावर को यूज कहां पे किया जाएगा? जब बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मेजर इंपैक्ट इन्होंने देखा, जब इन्होंने रूल करना चाहा तो वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर फोकस करने की यहां पे इन्होंने बात करी। तो दैट मींस आफ्टर द 1757 रिवोल्ट जो है इन्होंने फोकस कहां पे किया? दैट इज द नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तर भारत की तरफ जो है इन्होंने ध्यान दिया। अब अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं कि नॉर्थ इंडिया के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया, तो ऑब्वियसली बात है उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज चलेंगी, उसी के अकॉर्डिंग कानून बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्ट बनेंगे, और जो है लड़ाई भी जो देखने को मिलेगी वो इन्हीं रीजन्स में देखने को आपको मिलेगी मेन, क्योंकि अंग्रेजों ने यहां पे उन चीजों को कैप्चर करने की यहां पे बात करी थी 1757 के बाद। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए यहां पे जो अंग्रेजों की बात आई, तो जब उन्होंने 1757 से 1857 का मतलब रूल किया वहां पे, तो वो शांतिपूर्वक नहीं था और ट्रबल फ्री नहीं था, और उनकी पॉलिसीज ऐसी लगती थी जो आम लोगों के समझ में नहीं आती थी और देश के आम लोगों के लिए अच्छी नहीं होती थी। तो एट द एंड यहां पे रिलीजियस पॉलिटिकल वायलेंस हुई, यानी कि धर्म को लेकर लड़ाइयां होने लगी। ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए, यानी कि जो ट्राइब्स है, जनजातियां हैं, वो आपस में अंग्रेजों के साथ लड़ने लग गई। पेजेंट अपराइजिंग, यानी कि किसान लोग जो है उनके ऊपर भी पॉलिसीज अच्छी नहीं लगी थी, तो ये भी यहां पे लड़ने लग गए। और अग्रेरियन राइट्स, अगेन एग्रीकल्चर के ऊपर भी इनका फोकस नहीं था, टैक्स शेयर जो है हमसे ज्यादा लिया जा रहा था। और सिविल रेविलियन, जो आम लोगों की कोई कहानियां होती थी, आम लोगों के ऊपर जो भी चीजें कानून लगाए जाते थे वो भी इतने अच्छे नहीं होते थे। तो इसी कारण 1757 से 1857 तक इतना कुछ हुआ। जब इतना कुछ हुआ है तो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर कास्ट, हर ट्राइबल जो है इनसे पीड़ित है। तो जब ये पीड़ित हैं तो ऑब्वियसली बात है ना, फूटेगा ना गुस्सा, और जो गुस्सा फूटेगा वो कब फूटेगा? 1857। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए जो है यहां पे 1757 के बाद जो मेजर इवेंट हमारी हिस्ट्री में देखने को मिलता है, और वो है 1857 का। पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे जब 1857 की अगर हम बात करते हैं तो 1857 को बहुत सारी चीजों से जाना जाता है, जैसे सिपाही म्यूटनी, मतलब एक सिपाही विद्रोह था। बहुत बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं इंडियन म्यूटनी, भारत का एक विद्रोह था। ग्रेट रेबेलियन, बहुत बड़ा विद्रोह था, महाविद्रोह था। रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन सर्केशन, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दैट मींस ये इन नामों से जाना जाने लगा कि हाँ 1857 रिवोल्ट को इन नामों से हिस्टोरियन जो है हमारे बोलने लगे, और स्पेक्ट्रम में भी इन नामों के बारे में चर्चा करी गई है। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं 1857, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा तो है नहीं कि बस आज बस इनफील्ड राइफल्स आई और लड़ाई होगी, नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉजेस थे जिनके कारण जो है ये 1857 का रिवोल्ट हुआ। अब ये बहुत सारे कारणों में कौन कौन सी चीजें थी? एक तो नॉर्मल जनरल कॉजेस, मतलब आम आम जो पॉलिसीज वगैरह लगाते थे। दूसरा पॉलिटिकल कॉजेस, जाने के जो प्रशासन है वो भी ठीक नहीं हो रहा, सब्सिडरी अलायंस लेके आए जा रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आए जा रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है ना। तो ये पॉलिसीज जो हैं हमारे ऊपर लगाई जा रही हैं, तो ये पॉलिसीज वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन जब हमारे ऊपर लगाई जा रही हैं तो ऑब्वियसली बात है ये हमें नुकसान पहुंचाएंगी। मिलिट्री कॉजेस, जाने के सेना के अंदर गड़बड़ होगी, ऑब्वियसली बात है उनका नंबर ज्यादा हमारा नंबर कम, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो होगी होगी, यानी कि गोरा काला वाला भेदभाव तो होगा ही होगा यहां पे। ओके। सोशियो रिलीजियस कॉजेस, सोसाइटी में बहुत बड़े बदलाव आए, धर्म में बहुत बड़े बदलाव आए, जिसके कारण लोग भड़के। इकोनॉमिक कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस सीधी सी बात है आर्थिक, दैट मींस टैक्स, दैट मींस मनी, दैट मींस पैसा। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या है? हमारे ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स वाली जो बात है यहां पे की गई होगी, जिसके कारण लोग भड़के। और लास्ट है इमीडिएट कॉस्ट। इमीडिएट कॉस्ट तो तुम जानते हो, दैट इज द एनफील्ड राइफल वाला पार्ट, दैट इज एनफील्ड राइफल वाला पार्ट। समझ में आया? अब इन्हीं चीजों के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे, इन्हीं चीजों के ऊपर हम पूरी डिटेल डिस्कशन जो है यहां पे करने वाले हैं।
अब अगर मैं बात करता हूं जो है आपके जनरल कॉजेज की, तो सबसे पहली बार भारत देश में लेके आया गया इंग्लिश एजुकेशन। अब इंग्लिश एजुकेशन जो है, इंग्लिश एजुकेशन जो है हमारे भारत देश में सबसे पहली बार कब आया? दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 के चार्टर एक्ट में बोला गया कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च किया करेंगे पूरा 1 साल। जब 1 साल इन्होंने बोला कि खर्च किया करेंगे और किया करेंगे, तो इसका मतलब वो प्रमोशन की तरफ चल रहे हैं। अब 1813 में 1 लाख रुपया सालाना बोल दिया। अब दूसरी बात यहां पे ये आ जाती है, यहां पे ये क्या आती है कि इस भाषा को कब लगाया गया? 1835 में, 1835 में हमारे भारत देश में इंग्लिश एजुकेशन को लगा दिया गया। अब इंग्लिश एजुकेशन लगा दी। अब एक चीज सीधी सी बात है, हम आज भी इंग्लिश के लिए लड़ रहे हैं। जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं वो आज भी इंग्लिश के लिए लड़ रहे हैं। तो आप उस टाइम देखिए जी क्या हुआ होगा 1857 के टाइम पे। अरे हम नॉर्मल भाषा बोलने वाले लोग, वर्नैकुलर बोलने वाले लोग, अपनी अपने एरिया की लैंग्वेज बोलने वाले लोग, यहां पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए बोल दिया गया, तो ऑब्वियसली बात है हम भड़केंगे। अब 1835 में हमारे देश में लगा दी गई कि हाँ अब जो पर्शियन है, पर्शियन भाषा कोई नहीं है, फारसी भाषा कुछ भी नहीं है, अब इंग्लिश का इस्तेमाल होगा। अब 1835 में भारत देश में लग गई, और इसमें कुछ इंडियंस ने भी सपोर्ट कर दिया, कुछ जिन्होंने अंग्रेजों ने लगाया था उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहां पे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है 1813 के चार्टर एक्ट में इंट्रोड्यूस करी गई, और भारत में इंट्रोड्यूस कब करी गई? 1835 में। और 1813 के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपया पर ईयर जो है खर्च करने की यहां पे बात करी गई। दो इंडियन सपोर्टर्स कौन थे? राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने सपोर्ट किया इस चीज का कि हां अंग्रेजी भाषा लगनी चाहिए। लेकिन 1835 में जो है यहां पे 1835 में हमारे भारत देश में जब लगाई गई लैंग्वेज, वो किसकी रिकमेंडेशन से लगाई गई? लॉर्ड मैकॉले की रिकमेंडेशन थी। किसकी रिकमेंडेशन थी? दैट इज बाय लॉर्ड मैकॉले। ओके, इसी कारण लॉर्ड मैकॉले को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। अब बात यह है कि इन्होंने तो रिकमेंड किया था, लेकिन गवर्नर जनरल कौन था जिसने लगाई थी? दैट वाज विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने हमारे भारत देश में 1 लाख रुपया अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने की यहाँ पे ऑफिशियल भाषा जो है यहाँ पे बना दी गई, और विलियम बेंटिक ने इस चीज को लगाया। रिकमेंडेशन मैकॉले की, सपोर्टर्स राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और जो लोग इंग्लिश भाषा को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंग्लिसिस्ट। तो अगर तुमसे पेपर में पूछा कि एंग्लिसिस्ट कौन है, तो तुम्हारे सामने है राजा राम मोहन राय जी एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। समझ में आया? अब बात यह है, ये इन्होंने बोल दिया जी लगाओ, उन्होंने कह दिया ऐसे, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय जो है ना, ये पर्सन बिलोंग करते हैं ब्रह्मो समाज से, और राजा वर्ड जो है इनका टाइटल है। ये टाइटल इनको दिया किसने था? अकबर सेकंड ने दिया था। अब राजा राम मोहन राय जी को हम और क्या कहते हैं? मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसी ने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। किस बुक में? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला था। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि ये एक तो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं, एक आगे जाके सती प्रथा को भी खत्म करवाएंगे। पॉइंट समझ में आया? ये ध्यान रखना है। अब बात ये है, चलो इंग्लिश तो हो गई, अब सती को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। सती होता क्या था? ठीक है, सती ये होता था कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी बीवी जिंदा है, उसकी पत्नी जिंदा है और उसके पति की डेथ हो जाती है, तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, वो सती था। ये एक कहते हैं ना कि सोशल नॉर्म था उस टाइम पे एक सोशल नॉर्म था। अब कंडीशन यहां पे ये आ जाती है कि सती को जब अबॉलिश किया गया 1829 में बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ऑब्वियसली बात है लोग भड़केंगे। अरे यार तुम हमारी सोसाइटी में भी घुसी जा रहे हो, हमारे सोशल नॉर्म्स में भी घुसी जा रहे हो, ये तो चीजें हमारी प्रथाएं चलती आ रही हैं, लेकिन तुम इसमें भी घुसी जा रहे हो। जब इन्होंने ये चीज करी 1829 वाली चीज करी, तो ये चीज को सपोर्ट किसने किया था कि हाँ सती प्रथा नहीं होनी चाहिए? राजा राम मोहन राय जी ने। अगेन इस सती प्रथा को खत्म किसने करवाया था? दैट इज अगेन विलियम बेंटिक ने। ये विलियम बेंटिक कौन है? विलियम बेंटिक जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो 1833 में बना था। और यही राजा राम मोहन राय जैसे मैंने आपको बताया कि ये वही पर्सन है, राजा राम मोहन राय, जिन्हें सती प्रथा खत्म हुई, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। तभी मैंने आपसे बात करी थी कि जो ये पर्सन है
राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज से जो लिंक करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों बोला इनको, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा भी खत्म करवा दी, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारे भारत देश में लगा दी, दैट्स व्हाई इनको क्या बोला गया, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक है, अब बात यहां पे ये है कि जब सती प्रथा खत्म करी जाएगी तो इसका मतलब जो पत्नी है वो क्या होगी, विधवा, माने अब जलाना बंद हो गया तो इसका मतलब वो होगी विधवा। अब उसकी शादी करवाने की भी बात चल पड़ी, दैट मींस विडो रीमैरिज। अब विडो रीमैरिज का जो एक्ट आया था वो 1856 का एक्ट था, जिसको सपोर्ट किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, और अंग्रेज कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि हाँ चलो सती प्रथा तो पहले खत्म करवा दी थी, बेंटिक ने खत्म करवा दी, अब जो लड़की जो विधवा है उसकी दोबारा से शादी होनी चाहिए। तो विडो रीमैरिज एक्ट जो है आपका 1856 का, इसको लीगलाइज करवाया गया डलहौजी द्वारा। इसको सपोर्ट किसने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना। अब जनरल कॉजेज हो गए इंग्लिश और सती। अब सोसाइटी और धर्म, सोशल एंड रिलीजन, ये भी दो बहुत बड़े पहलू हैं हमारी सोसाइटी में 1857 के लिए। अब क्या पहलू हैं, इनको एक एक वर्ड को समझना है, ठीक है, ध्यान से। इसमें जब अगर आप एग्जाम की बात करते हैं तो हो सकता है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ले, हो सकता है आपसे क्रोनोलॉजी लगा के किसी भी तरीके से पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले यहां से, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज में, रेशियल ओवरटोन, ऑब्वियसली बात है यार, ये हमारा गोरा काला वाला बात भेदभाव, उस टाइम पे जो है गोरे और काला ऐसे चलता था। और जो कहते हैं ना कि सपोर्ट किसको ज्यादा मिलता था, ब्रिटेन को, ब्रिटिश के अंदर। अब जो हमारा सैनिक होता था, इंडियन सैनिक होता था, वो जब सेना में भर्ती होता था तो मैक्सिमम पोस्ट उसकी सूबेदार जाती थी। और क्यों जाती थी, कि उसकी हाईएस्ट पोस्ट वो है सूबेदार की। लेकिन वो क्यों जाती थी, क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था हमारे भारत देश में उस टाइम पे। तो अब यहां पे हम इंडियंस जो है मैक्सिमम पोस्ट सूबेदार, और वो बंदा जो है गवर्नर जनरल पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गया है। तो इसके कारण भी डिफरेंसेस हमारे भारत देश में देखने को मिले। गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ टू टैक्स द मॉस्क एंड टेंपल लैंड्स। भाई जो जमीनें हैं, चाहे वो धर्म की हैं, चाहे किसी भी धर्म की हैं, मॉस्क है या टेंपल है, उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाएगा। तो इनके कारण ऑब्वियसली बात है हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है तो लोग भड़केंगे, उस टाइम की बात चल रही है। और मुस्लिम पीपल भी हैं उस टाइम पे, वो भी भड़केंगे। पॉइंट समझ में आया, तो हमारे धर्म में घुस रहे हैं अभी। ओके, अब देखिए जी, एक्टिविटी ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। अब क्या हुआ है, क्रिश्चियन मिशनरीज को आपके भारत देश में इंट्रोड्यूस करने की बात कर दी गई, और बोला कि यहां पे आप भारत देश में जितने लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं आप करो, आप इंडिया में कन्वर्ट करो। पॉइंट समझ में आया, इंडिया में, हाँ जी, तो इंडिया में जितने भी लोगों को आपने धर्म कन्वर्ट करवाना है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाना है, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवाना है तो करवाओ। तो ये बात यहां पे करी गई। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856। अब यहां पे डिसेबिलिटी एक्ट का मतलब क्या है, कि जैसे लेट सपोज कि अगर आपको याद होगा, हम बोलते हैं कि अगर आप समुद्र पार करके जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके जो है धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो है आप धर्म को खराब कर रहे हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। और अगर ये पर्सन यानी कि अंग्रेज इंडियन पर्सन्स को जो है सेना में लेना चाहते हैं तो कहते हैं कि क्लीन शेव हो गया हो, मुस्लिम्स को बियर्ड नहीं रखना, ठीक है, सरदार पीपल, सिख पीपल को ये टर्बन नहीं बांधनी, तो धर्म में घुस गए। तो धर्म में घुस रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम अब क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। और हिंदू को बोले टीका नहीं लगाना, और लगाते थे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अगर आप रोकवा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है लोग भड़केंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1837 में, जैसे मैंने आपसे बात करी थी 1835, 1835 में अंग्रेजी भाषा इंडिया में लगा दी गई, और 1837 में बोल दिया गया कि अब अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होगा कोर्ट लैंग्वेज की तरह। कोर्ट लैंग्वेज का मतलब क्या है, कि जो आप सरकारी भाषा बोलते हैं अब इंग्लिश बोली यहां पे जाने लगेगी। क्लियर, अब फारसी भाषा खत्म। 1844 में बोल दिया गया द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वॉज मेड कंपल्सरी फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश भाषा आपको आनी चाहिए, ये 1844 में बोला गया। 1829, ये तो आपसे बात ही कर ली। 1843 एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी गुलाम रखते थे लोग, बड़े जमींदार गुलाम रखते थे, तो वो चीज भी यहां पे खत्म कर दी गई। 1843
प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे, बलियां चढ़ाते थे, आज भी चढ़ाते हैं, पहले भी चढ़ाते थे, तो वो भी बंद कर दिए गए। 1850 द इनेक्टमेंट ऑफ एन एक्ट विच इनेबल्ड ए क्रिश्चियन टू इनहेरिट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है जब यहां पे इनको कन्वर्ट करने की बात करी गई कि यहां जो भी धर्म का लोग है उसको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करो, और उसके बाद जो है 1850 में ये बोल दिया गया कि अगर प्रॉपर्टी लेनी है, अपने पिता की प्रॉपर्टी आपको लेनी है, तो इसका मतलब यह है कि आपको क्रिश्चियन होना पड़ेगा, तो जाके आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ही क्या कन्वर्ट किस में करवा रहे हैं, तो सीधा सीधा ही ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवा रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म में हमें कन्वर्ट करवा रहे हैं। 1856 विडो रीमैरिज एक्ट, अगेन सेम 1856 विडो रीमैरिज एक्ट। तो ये इतनी चीजें हुई थी हमारी सोसाइटी में, हमारे धर्म में, तो लोग क्या होंगे, भड़केंगे या नहीं भड़केंगे, बिल्कुल भड़केंगे। पॉइंट समझ में आया, तो ये लोग भड़के यहां पे। अब बात आती है पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेज में मैंने सबसे दो बात मेन कही थी आपसे, वन इज द सब्सिडरी अलायंस एंड वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लेकिन ये दोनों डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि हमारी पॉलिटिकल कॉजेज की अगर हम बात करते हैं, हमारे जो इंडियन सैनिक जाते थे वहां पे, जो भी इंडियन सैनिक जाते थे, ना तो उनको प्रॉपर तरीके से सैलरी मिलती थी, ना उनको जो है प्रमोशन मिलती थी, और अगर वो पर्सन जो है बाहर चला जाता है, अगर वो पर्सन बाहर चला जाता है तो बाहर जा, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक सेकंड ना, जस्ट ए सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि कोई भी पर्सन जो है अगर बाहर जाता था, ठीक है ना, लड़ाई लड़ने के लिए बाहर जाता था, तो उसको डबल सैलरी मिलती थी। क्या मिलती थी, डबल सैलरी। अब इन्होंने डबल सैलरी भी बंद करवा दी, इनको अब डबल सैलरी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जाएगा, अगर अंग्रेज जा रहा है उसको तो डबल सैलरी मिलेगी, लेकिन हमें नहीं मिलेगी, इंडियंस को नहीं मिलेगी। तो इसके कारण जो है ऑब्वियसली बात है, लोग भड़केंगे, ना खुश होंगे। पॉइंट समझ में आया, भत्ता भी नहीं मिल रहा, सैलरी भी नहीं मिल रही, प्रमोशन भी नहीं हो रही, सैलरी भी कम है, लोग भड़केंगे। समझ में आया। और जबरदस्ती अवध एक स्टेट थी जिसको हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में मैं बताऊंगा आपको, उसको जबरदस्ती पकड़ लिया गया। ठीक है, एक्चुअली क्या होता था, जैसे मैंने आपसे बात करी कि दो चीजें हैं, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था, जो 1848 में स्टार्ट हुआ था, इसमें होता क्या था, इसमें यह होता था कि अगर लेट सपोज कि आप जो हैं 1848 में ये बोल दिया गया कि अगर आप अपने वंश के लास्ट राजा हैं, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अंग्रेजों की हो जाएगी आपकी डेथ के बाद। और अगर लेट सपोज कि आपने कोई बच्चा अडॉप्ट करके रखा हुआ है, तो उस बच्चे को सैलरी ना मिलेगी, कुछ भी नहीं, उसको जस्ट एक हम पेंशन दिया करेंगे, और उसका ऐसा नहीं है कि वो सारा राज दरबार उसका हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई लास्ट राजा होता था ना, तो उसको ऐसा लगता रहता था बस मैं तो गया, या तो ये मेरी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, मुझे मारने की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, या कुछ ना कुछ इस तरीके से। और बच्चे की उनको वैसी अलग से टेंशन रहती थी, ठीक है, कि हाँ मेरा बच्चा नहीं है, अगर मैंने अडॉप्ट किया तो ये इसको भी रहने नहीं देंगे, तो दैट मींस उसको भी क्या मिलेगी, सिर्फ पेंशन ही मिलेगी और निकाल देंगे। ऐसी पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। तो इससे ये गड़बड़ होने लग गई थी। और दूसरा बात ये है, और अगेन जो मैंने तुम्हें बताया अवध वाली स्टेट का रीजन इन्होंने क्या बनाया, जस्ट मैल एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन बताया कि हाँ यार यहाँ पे शासन नहीं ठीक ढंग से हो रहा, बस हड़प लो। अरे ऐसे कैसे हड़प लो, तुमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पास किया था, ये थोड़ा पास किया था। और एक था सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या है, व्हाट इज दिस सब्सिडरी अलायंस, जिसे हम कहते हैं सहायक संधि। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सहायक संधि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या था, लेट्स सपोज मैं अंग्रेज हूं, आप एक छोटे राजा हैं, बिल्कुल छोटे राजा, ठीक है, छोटे राजा का मतलब आपके पास सेना कम है और आप कम शक्तिशाली हैं, पावरफुल इतने नहीं हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको मैं बचाऊंगा, किससे बचाना है आपको, बड़े राजाओं से। मैं आपको बड़े राजाओं से बचाऊंगा, आपको आपकी तरफ वो नजर नहीं उठा पाएगा, आपको बस करना क्या है,
मेरी सेना की टुकड़ी जो है, मेरी एक सेना जो आर्मी है उसको अपने दरबार में रहने दो, ठीक है, जो आपकी प्रोटेक्शन करेगी। कहते हैं ना प्रोटेक्शन तो करेगी लेकिन प्रोटेक्शन मनी भी तो लगेगी। तो प्रोटेक्शन मनी क्या है, बस उसका खाना पीना उनका करो, ठीक है, और जो वो ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी हेल्प करो, बस इतना काम था। चलो जी, छोटे राजा मान गए कि हाँ बड़े राजाओं से बचे रहेंगे। अब जाते हैं बड़े राजाओं के पास। बड़े राजाओं को दिक्कत कहां से है, बाहर की फोर्सेस से। अंग्रेजों के दुश्मन यानी कि फ्रांस हो गया आपका, डच हो गए, पोर्तुगीज हो गए, इनसे हम बचाएंगे आप। तो ये वहां पे पहुंच जाते थे कि हाँ हम आपको बाहरी फोर्सों से बचाएंगे। तो करना क्या पड़ेगा, जैसे छोटे राजाओं को बोला है, पॉइंट समझ में आया, जैसे छोटे राजाओं को बोला है वैसे ही सेम टू सेम चीज वैसे ही हो जाएगी कि हाँ आपको हमारी सेना की टुकड़ी अपने पास रखनी है, उसका खर्चा पानी जो है उसको दे दो और एट द एंड चलाओ, बस हम ट्रेड करने आएंगे, बिजनेस करने आएंगे, और अगर किसी ने लड़ाई करी तो देख लेंगे। और वैसे अगर मैं कहूं ये बाहर जो यूरोपियन फोर्सेस थी, इनकी वैसी लड़ाई लड़ी रहती थी, वैसी लड़ाई होती रहती थी बाहर, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इनकी तो लड़ाई थी लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किसको कर लिया, इंडियंस को इस्तेमाल कर लिया, छोटे राजाओं को भी इस्तेमाल कर लिया, बड़े राजाओं को भी इस्तेमाल कर दिया, और इसीलिए इसको सब्सिडरी अलायंस बोला गया। सब्सिडरी मतलब सहायक, मतलब हेल्प करेंगे हम आपकी, बदले में हम हेल्प चाहेंगे। पॉइंट समझ में आया। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी, ये वेलेस्ले ने, लॉर्ड वेलेस्ले ने, ठीक है, 1798 में। हम बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये आपका था पॉलिटिकल कॉजेस। ये समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आ गया, पॉलिटिकल कॉजेस समझ में आ गया जी, ठीक है। अब देखिए जी क्या है, देखो सीधी सी बात है, यहां पे सैलरी कम मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रही, फॉरेन भत्ता नहीं मिल रहा, अनहैप्पी हैं, और अगेन हमसे कंपैरिजन अंग्रेजी सरकार का किया जा रहा है, और ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। अवध जैसी स्टेट्स को, बहुत सारी स्टेट्स को कैप्चर किया गया, सब्सिडरी अलायंस लेके आया गया 1798 में, जो मैंने हमें डिस्कस कर लिया है। सबसे पहली बार किसने साइन किया था, निजाम ऑफ हैदराबाद ने साइन किया था सब्सिडरी अलायंस के ऊपर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट स्टार्ट किया था, मैंने तुम्हें बताया था अभी 1848 में, और उसमें सबसे पहली स्टेट को जो कैप्चर किया गया था दैट वाज सतारा कौन सी, महाराष्ट्र में, 1848। ये आपको सारी स्टेट्स ईयर वाइज याद होनी चाहिए, पेपर में कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछ लेता है, या ऐसे पूछ लेता है इनमें से कौन सी स्टेट कैप्चर करी गई थी या नहीं करी गई थी, ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। सतारा इन महाराष्ट्र, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी एंड नागपुर, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में थोड़े बहुत मैच ऑफ द फॉलोइंग करके एग्जामिनर पूछ लेता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट मैंने तुम्हें बता दिया है। और मैल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण कौन सी स्टेट पकड़ी गई थी, अवध, 1856 में। अब नाउ द थिंग इज मिलिट्री कॉजेस। अब मिलिट्री कॉजेस तो भाई पता लगी क्या, मिलिट्री क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सैलरी कम, मैक्सिमम पोस्ट क्या, सूबेदार, और बाहर जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, डबल भत्ता नहीं मिलेगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ठीक है, काम में भी, मिलिट्री में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। पॉइंट समझ में आया। ये देखिए जी, सैलरी डिफरेंस तो थे ही थे हमारे साथ, और अगेन हमारी मैक्सिमम पोस्ट क्या थी, सूबेदार। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उनको वेल पेड होते थे वो, ठीक है, और हमारे इंडियन स्टेट्स को धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा, और इंडिया में फॉरेननेस नेचर देखने को आपको मिला, उनके लोगों को ज्यादा अपॉइंटमेंट देखने को आपको मिली है यहाँ पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अवध को कैप्चर किया गया था लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था, ये याद रखना, ठीक है। अवध को कैप्चर किया गया था लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था, ठीक है। आओ आगे, नाउ द इमीडिएट कॉज। अब इमीडिएट कॉज का मतलब क्या है, तुरंत। इमीडिएट मतलब तुरंत, क्या कारण बना था, तुरंत कारण यह बना था दैट इज एनफील्ड राइफल्स। अब एनफील्ड राइफल्स क्या है, एनफील्ड राइफल्स की जब उसको चलाना होता था तो उसको मुंह से छीलना पड़ता था, कार्ट्रिज को मुंह से छीलना पड़ता था। जब वो मुंह से छीलते थे ना, उसके ऊपर काऊ की चर्बी यानी कि फैट और जो है पिग की फैट लगी होती थी। हमारे हिंदू धर्म में काऊ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पवित्र, होली, पूजा करते हैं हम लोग, और मुस्लिम धर्म में पिग का मीट नहीं खाते। तो ऑब्वियसली बात है यहां पे अब सीन क्या होगा, लोग भड़क जाएंगे। मतलब तुम्हारी, पहले तो हम बहुत देखते चले जा रहे थे, अब तो तुम हमारे
यहां तक पहुंच गए हो, हमारे देवी देवताओं तक पहुंच गए हो, और हमारे धर्म में तुम घुस गए हो, इतने ज्यादा घुस गए हो कि अब तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो अभी इसी कारण जो है एनफील्ड राइफल्स के कारण जो है हमारे भारत देश में इमीडिएट कॉज बन गया आपका लड़ाई होने का। जी समझ में आया? तो इमीडिएट कॉज बन गया हमारे दैट इज 1857 रिवोल्ट का। तो यहां पे ये होता था, देखो जी, ये ऐसे काटते थे, इसको डालते थे और उसको ठक 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 चलाते थे, ठीक है। अब ये जो एनफील्ड राइफल है इसको ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है लंदन में बनाया जाता था, ये ध्यान रखना है। और आई थिंक आप लोगों ने वो मूवी भी देखी होगी, कौन सी RRR मूवी देखी होगी, ठीक है। उसमें एक फेमस डायलॉग है वो उस अंग्रेज का, ठीक है। वो क्या है कि एक बुलेट वाला कोई डायलॉग है, तो उसमें हमेशा वो यही बोलता है, तुम्हें पता है इस बुलेट की प्राइस कितनी है, वो बोलता है। वो इसीलिए इस बुलेट की प्राइस इतनी क्यों है, क्योंकि वो बनती कहां पे थी, लंदन में। पॉइंट समझ में आया? मैं उस डायलॉग की तारीफ नहीं कर रहा, बट तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि वो बुलेट्स, वो एनफील्ड राइफल्स कहां से आती थी, ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट एनफील्ड नियर द लंदन, यहां से आती थी। पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अब यहां पे ये है, हमने सोसाइटी देख ली, धर्म देख लिया, ठीक है, सोसाइटी देख ली, धर्म देख लिया, पॉलिटिकल देख ली, ठीक है, और जनरल कॉजेज देख लिए। अब दूसरी क्या है कि यहां पे डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर, सीधी सी बात है। अरे यहां पे हमारे साथ बिजनेस करने आए थे, हमारे ऊपर ही रूल करने लग गए, तो भाई हम इनके साथ लड़ेंगे। और इन्होंने हमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे करने लग गए, अपनी यहां पे कॉलोनी बनाने लग गए, तो ऑब्वियसली बात है हम भड़केंगे। हम पहले ही इनसे नाराज हैं कि हाँ यार आके यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, हमारा बिजनेस भी तुमने खत्म कर दिया और अपनी फैक्ट्रियां डाल दी और बदले में हम ही गुलाम बना लिया। तो ऑब्वियसली बात है ये चीजों के कारण जो है इनके साथ हम थोड़े बहुत तो उखड़े हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे। द मेन रीजन इज अगेन, द नॉट मेन बट वन रीजन इज द इकोनॉमिक आपका एक्सप्लॉयटेशन। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि ये आए इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आए। अगर मैं ये शर्ट की बात करता हूं तो ये शर्ट अगर मैं खादी की लेके आऊं ना तो 3-4 हजार रुपए की टी शर्ट, ये शर्ट मिलेगी 3-4 हजार की। लेकिन अगर मैं किसी भी मार्केट, लोकल मार्केट में चला जाऊं तो यही सेम शर्ट मुझे 100 रुपए में भी मिल जाएगी, 100 रुपए में, 100 रुपीज में मिल जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि जो फैक्ट्री से माल बन के आ रहा है वो 100 रुपए का है, जो खादी से बन रहा है वो 3-4 हजार रुपए का है। तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं खादी प्रमोट नहीं करना, बट अदरवाइज मैं आपसे बात करूंगा, उस टाइम की बात चल रही है, थोड़ा सा कंपैरिजन चल रहा है कि खादी महंगा था और ये सस्ता सामान आता था, तो इसीलिए लोग प्रेफर क्या करते थे, भाई मशीनों वाला माल ले लो कि कम दाम पे। तो एट द एंड हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो खत्म होने लग गए। ये इंडियन इंडस्ट्रीज का खत्म होना, हमारे लोगों को काम ना मिलना, तो लोग भूखे मरेंगे, तो ऑब्वियसली बात है लड़ाई होगी। आज भी देश में जो क्राइम हो रहा है उसका रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। कि हाँ, जा तो लोग काम नहीं करना चाहते, जा हमारे भारत देश में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जिसके कारण लोग भड़क रहे हैं, जिसके कारण क्राइम बढ़ रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो इन चीजों के कारण जो है 1857 का रिवोल्ट देखने को हमें मिला था। पॉइंट समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी इनकी जो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो होती थी, वो बताऊंगा तुम्हें कौन सी प्रथा चलती थी, जमींदारी महलवाड़ी एंड जमींदारी महलवाड़ी एंड थर्ड क्या, रियोतवाड़ी प्रथा, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पे कार्ल मार्क्स रिमार्क्ड इन 1853 में कार्ल मार्क्स ने क्या रिमार्क किया, इट वॉज अ ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग व्हील। England began with depriving the Indian cottons from the European market. It then introduced twist into the Hindustan and inundated the very mother country of cotton with cotton. सीधी सी बात यह है कि कहने का मतलब यह है कि यहां पे इन्होंने क्या बात करी कि हमारी इंडस्ट्री को खत्म करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो अंग्रेजों का है, इंडियन डिसेंट्रलाइजेशन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किनका? अंग्रेजों का। ये कार्ल मार्क्स बोल रहा है। और यहां पे हम कॉटन लेके, ये कॉटन हमारी लेके जाते थे बाहर लंदन में, फैक्ट्रियों से माल बनता था, बनाया और वही माल इंडिया में आया, तो कॉटन को कॉटन से ही तोड़ा। पॉइंट समझ में आया? तो कॉटन से बनाएंगे कपड़े और कपड़े से ही इन्होंने तोड़ दिया इंडिया की इंडस्ट्री को।
पॉइंट समझ आया? क्योंकि वो चीजें सस्ती आ रही हैं। ये वो कौन बात कर रहा है? कार्ल मार्क्स बात कर रहा है। समझ में आया? जिसके कारण जो है लोग यहां पे जो है मतलब खराब हो रहे थे, आई मीन लड़ाई लड़ने में अब हो रहे हैं स्टार्ट। और एक चीज है यहां पे ये भी है कि जब आपकी कॉटन वाली चीज खत्म होगी, इंडस्ट्री खत्म होगी, तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा, जिसने इस स्टेज को, इस विद्रोह को, इस लड़ाई की भावना को और भी आगे बढ़ा दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? नाउ द मेन थिंग इज टैक्स सिस्टम। हमारे भारत देश में 3 टैक्स लगाए गए, और वो 3 टैक्स कौन से लगाए गए जस्ट समझने के लिए मान के चलिए कि दिस इज इंडिया। यहां पे जमींदारी प्रथा चलाई गई, यहां पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में महलवाड़ी सिस्टम, और यहां पे साउथ में रेवतवाड़ी सिस्टम चलाया गया। अब यहां पे जमींदारी का मतलब क्या है? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। यहां पे एक मिडिल क्लास खड़ी करी गई जमींदार। ये बड़ी जमींदार क्या होते हैं? बिग लैंडलॉर्ड। बिग लैंडलॉर्ड का मतलब क्या है? जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी। लेट्स सपोज मैं जमींदार। जमींदार का मतलब था कि एक गांव में जिसके पास जमीनें ज्यादा हैं तो मेरे पास है। अब मेरे पास भी जमीनें कहां से आई? मेरे पास भी जमीनें कहां से आई? तुम लोगों ने गिरवी रख दी, तुम अपना टैक्स नहीं चुका पाए, या अपना कर्जा नहीं चुका पाए, तो वो जमीन मेरी होगी, तो मैं बड़ा जमींदार बन गया। तो एक मिडिल क्लास खड़ी होगी। अब जो लोकल लोग थे, बंगाल के लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो मेरी भाषा समझते थे, मुझे जानते थे, और मैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल था। इसीलिए अंग्रेजों ने मुझे ही पकड़ा। क्या भाई, इसको पकड़ो, इससे ये टैक्स निकलवा लेगा लोगों से। तो मुझे क्या कहा कि तेरी जमीनें टैक्स फ्री, लेकिन तू उन्हें लोगों से टैक्स इकट्ठा करके देना है। तो मैंने डबल गेम खेली। मैंने डबल गेम क्या खेली कि हाँ ठीक है, तुम्हें दे दूंगा मैं टैक्स। अब यहां पे 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। अब 100 लोगों की जमीनों के ऊपर टैक्स इकट्ठा करके मुझे देना है। तो 100 लोगों को मैं क्या कहता था कि ऐसे करते हैं, तुम ऐसे करो, जमीनें ना मेरे नाम कर दो, ठीक है, मेरे नाम कर दो। कुछ ने कर दी, कुछ ने नहीं करी। जिन्होंने मेरे नाम कर दी तो उनको मैंने कुछ पैसे दे दिए, और उन बंदों से मैं लेबर का काम करवा रहा हूं, और वो पैसे तो ऑब्वियसली बात है खर्च हो जाएंगे। तो दैट मींस वो जमीन मेरे पास ही रह गई, लेकिन मैंने उसको पूरी जिंदगी क्या बना के रखा? क्या बना के रखा? गुलाम बना के रखा। तो दैट मींस वो पर्सन मेरा गुलाम ही है। तो इंडिया को, यानी कि अंग्रेजों को, उस जमीन से तो टैक्स जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो मेरे नाम लग चुकी है। तो बाकी जो भी टैक्स इकट्ठा होता था मैं दे देता था। तो मतलब डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी किसानों की यहां पे जमींदारी प्रथा में। पॉइंट समझ में आया? दूसरा सिस्टम क्या था? महलवाड़ी सिस्टम। ये आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना जी, वो आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, वो कौन सी थी? दैट वाज लगान। लगान में क्या होता था? पूरा गांव इकट्ठा होकर टैक्स भर गया था। तभी तो लड़ाई हुई थी, वो तभी तो क्रिकेट मैच खेला गया था, क्योंकि एक बंदे ने बोल दिया था कि हाँ मैं क्रिकेट मैच खेलूंगा, ठीक है, और इसीलिए मैं ट्रिपल जो है अपना जो लगान है मैं दूंगा अगर मैं हार गया। तो वो तभी गांव वाले सारे मिलके उसके अगेंस्ट क्यों थे? भुवन नाम से वो आमिर खान के अगेंस्ट क्यों थे? क्योंकि महलवाड़ी में क्या होता था, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा टैक्स भरता था। तो इसीलिए यहां पे ये सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया गया। थर्ड, साउथ में रेवतवाड़ी। यहां पे किसान थोड़ा सा इन दोनों के कंपैरिजन में मैं बात करूंगा कि थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि पोर्ट सिटी थी भाई, बिजनेस यहां पे हो रहा है, पैसा यहां पे घूम रहा है देश का, तो दैट मींस यहां पे लोगों फिर भी ठीक है। तो यहां पे एक एक किसान टैक्स भर के आता था। जब यहां पे लोग ठीक होने का मतलब क्या हुआ कि यहां के लोग जो हैं, यहां के लोग ठीक होने का मतलब ये हुआ कि यहां के जो लोग हैं वो ऑब्वियसली बात है थोड़े से पैसे वाले तो हैं, थोड़े से पैसे वाले हैं एज कंपेरेटिव टू यहां और यहां पे। पॉइंट समझ में आया? और यहां पे अकेला किसान टैक्स भर के आ जाता था। पॉइंट समझ में आया? तो ये याद रखना। अब यहां पे देखिए जी, जमींदारी सिस्टम, जिन्हें हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कहते हैं, 1793 में स्टार्ट किया गया था। और एक स्टार्ट किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर स्टार्ट किया था। और इंडिया की कितनी परसेंट लैंड के ऊपर ये टैक्स था? 19% ऑफ द लैंड के ऊपर ये टैक्स था, यानी कि पूरे इंडिया का 19% टैक्स जमींदारी प्रथा से आता था। दूसरा है रियोतवाड़ी प्रथा, रियोतवाड़ी सिस्टम। अब ये रियोतवाड़ी सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि किसान फिर भी ठीक है, यहाँ पे कोस्टल सिटीज हैं। यहां पे स्टार्ट किया गया आपका, पहले कहां पे स्टार्ट किया गया? मद्रास में। यहां पे सबसे पहले मद्रास में और देन फिर बॉम्बे में। पॉइंट समझ में आया? और यहां पे एक एक किसान टैक्स भर के आता था। और इसको स्टार्ट किसने किया था? थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड ने इस चीज को लगाया था। और 51% ऑफ द इंडियन लैंड के ऊपर ये टैक्स होता था। अब 1793 में ये हुआ, 1820 में ये हुआ। थर्ड है जी आपका, दैट इज महलवाड़ी सिस्टम। यहां पे क्या था? पूरा गांव इकट्ठा टैक्स भर के आएगा, और यहां पे पूरा गांव टैक्स भर के आएगा, और 30% एरियाज में ये लगता था। विलियम बेंटिक ने इसको लगाया था।
लेकिन क्या होता है, लेकिन सबसे पहली बार इसको हॉल्ट मैकेंजी ने लगाया था, लेकिन उसके बाद जो है आगे किसने बढ़ाया था इसको, विलियम बेंटिक ने बढ़ाया था। दोनों ऑप्शन में पहले अगर हॉल्ट मैकेंजी आया तो हॉल्ट मैकेंजी को टिक करके निकल आना है, अगर हॉल्ट मैकेंजी नहीं आता तो विलियम बेंटिक को टिक करके आओगे। पॉइंट समझ में आया, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो जमींदारी, रियोतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम। ना अब इंडियन लोगों को ये सब चीजें तो हो रही थी, तो भड़क तो रही थे भाई, टैक्स सिस्टम में भी डिवाइड कर रखा है इंडिया को। अब इंडिया के लोगों ने ये देखा यार ये लोग हार भी रहे हैं, पहले जिसको ये कहते थे ये दे आर द सुपीरियर वन, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हारे भी जा सकते हैं। अगर आपको देखने को मिला होगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में अफगानों से हारे, एंग्लो पंजाब वॉर में पंजाबी लोगों से हारे, क्रीमियन वॉर में अंग्रेज फिर हारे, तो इनका मनोबल बढ़ना था। पॉइंट समझ में आया, इनका मनोबल बढ़ना था। वो मनोबल क्यों बढ़ना था, अच्छा हम भी हरा सकते हैं इनको, तो दैट मींस लड़ लो, 1857 रिवोल्ट लड़ लो। पॉइंट समझ में आया, तो ये लड़े। तो ब्रिटिश आर्मी ने बहुत मेजर इवेंट्स यहां पे देखे, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1838 टू 42, एंग्लो पंजाब वॉर 1845 से 49 में, क्रीमियन वॉर 1854 टू 56 में। तो इन्होंने अंग्रेजों ने ये मुंह की तोड़ खानी पड़ी थी यहां पे, तो ऑब्वियसली बात है लोग भिड़ गए इनके साथ 1857 में। पॉइंट समझ में आया। नाउ अब यहां पे जब रिवोल्ट की बात करते हैं, हमारे भारत देश में ये रिवोल्ट स्टार्ट कहां से होता है, ये स्टार्ट होता है बैरकपुर से, बंगाल से स्टार्ट होता है। 29 ऑफ मार्च 1857 में सबसे पहली बार ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है। ये न्यू राइफल कार्ट्रिजेस को यूज करने के लिए मना कर दिया गया था। फिर धीरे धीरे रिवोल्ट जो है 24 अप्रैल 1857 के पास मेरठ में, और 58 किलोमीटर दूर है दिल्ली से ये, तो वहां पे जाता है और धीरे 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 ये दिल्ली में बन जाता है, क्योंकि दिल्ली वाज द मेन सेंटर। और वहां पे दिल्ली पे जाके दिल्ली का राजा कौन है उस टाइम पे, कौन है, कौन है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। जाके लोग उनको कहते हैं ना पंप देना किसी को, ठीक है ना, कहते हैं ना कि पंप देना, तो पंप दे देते हैं, अरे शहंशाह हिंदुस्तान आप ही हो, अंग्रेज तो कुछ भी नहीं है। वो चौड़ा हो जाता है, कौन, बहादुर शाह जफर। वो चौड़ा क्यों हो जाता है, अच्छा इन्होंने कभी मुझे घास तो डाला नहीं है, अब मुझे ये किंग एम्परर ऑफ इंडिया कह रहे हैं, तो दैट मींस अब ये कहता है कि मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, चाहे मर जाऊं मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। कौन कह रहा है ये, दैट मींस कौन कह रहा है, बहादुर शाह जफर द एम्परर ऑफ इंडिया, दैट इज मुगल एम्परर। उसमें भी जान आ गई कि हाँ मुझे एम्परर बोल दिया, एम्परर ऑफ इंडिया, शहंशाह हिंदुस्तान बोल दिया। पॉइंट समझ में आया। तो एट द एंड यहां से अब रिवोल्ट फैलेगा, दिल्ली से रिवोल्ट जो है अलग अलग जगह पे फैलेगा, लेकिन सेंटर कौन सा बन गया, दिल्ली। लेकिन रिवोल्ट जो है आपका जो स्टार्ट हुआ था वो बैरकपुर बंगाल से स्टार्ट हुआ, देन मेरठ में गया, देन दिल्ली में गया, दिल्ली में सेंटर बन गया आपका यहां पे। पॉइंट समझ में आया। अब 10 मई को यहां पे रेबिलियन हो रहा है और सोल्जर्स को मारा जा रहा है। बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए, द लास्ट मुगल एम्परर के पास पहुंच जाते हैं, शहंशाह हिंदुस्तान का नारा दे दिया इसको, ठीक है। और लेकिन शहंशाह हिंदुस्तान का नारा तो दे दिया इसको, बोल दिया 10 मई को बोल दिया इसको, लेकिन जो इसकी रियल पावर है, इसका जो कमांडर इन चीफ है बख्त खान, उसके पास है। तो ये लड़ने लग जाते हैं, दिल्ली से लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। क्लियर। जून 1857 में धीरे धीरे रिवोल्ट झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, इलाहाबाद में फैलता है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ती हैं अंग्रेजों के साथ, और धीरे धीरे राजस्थान में भी ये रिवोल्ट जाता है, और सारे देश में ही खास करके नॉर्थ इंडिया में ये रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे कि ये नॉर्थ इंडिया में ही रिवोल्ट क्यों चल रहा है, दिमाग लगाओ। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मैंने क्या बोला था, बंगाल को कैप्चर किया, फिर इन्होंने नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो है, जो भारत के उत्तर साइड है, नॉर्थ साइड है, इनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने की बात करी। क्या, टैक्स, क्या भाई इनको एक्सप्लॉइट करो, सिविल रेबिलियन, ट्राइबल रिवोल्ट, पेजेंट अपराइजिंग, सब कुछ यहां पे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला। क्यों, क्योंकि इनकी पॉलिसीज हमारे लिए अच्छी नहीं थी, नॉर्थ इंडिया के लिए। दैट्स व्हाई ये भी एक कारण बना रिवोल्ट सक्सेसफुल ना होने का, कि ये रिवोल्ट साउथ इंडिया तो गया ही नहीं, पंजाब के कुछ कुछ एरिया में हुआ, बंगाल के कुछ कुछ एरिया में हुआ, पढ़े लिखे लोगों ने लड़ाई नहीं करी। तो दैट मींस ये रिवोल्ट एक्चुअली है किसका था, किसानों का, ट्राइबल्स का, छोटे छोटे लोगों का भाई। तो इसका मतलब क्या है, ना तो यूनिटी थी, ना राष्ट्रवाद वाली बात थी, ना आपके पास पैसा था,
यही रीजन बन गया आपका प्रॉपर तरीके से रिवोल्ट फेल होने का। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो यहां पे ये कहानी समझ में आ गई तुम्हें। अब ये एक पर्सन है जी श्यामल, एक लोकल विलेज था यूपी में। तो इस पर्सन ने भी बहुत हेल्प करी थी, सड़कें तोड़ दी थी इसने, ठीक है। और इसको बाद में मार दिया गया था, इंग्लिश ऑफिसर डुनलैप द्वारा मार दिया गया था। ये जस्ट पढ़ लेना ये एक चीज, श्यामल, ठीक है। अब इस रीजन क्या था इस रिवोल्ट के फेल होने का? देखो जी, फेल होने का रीजन क्या था? फेल होने का रीजन क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव। किंग इन कोई नहीं है ना, सिंगल किंग कोई भी नहीं है, यूनिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है रिवोल्ट फेल होगा। मिलिट्री फेलियर, भाई उनके पास सुपीरियर मिलिट्री, उनके पास कम्युनिकेशन के, अगर एक सेना मारी भी जा चुकी है तो दूसरी सेना आ जाएगी। भाई कम्युनिकेशन, फोन पे बातें चल रही हैं, भाई एक और टुकड़ी भेज दो, और टुकड़ी भेज दो, चल रही हैं। सुपीरियर है, सुपीरियर कैसे हैं? बंदूकें लेके बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फेल होगा। थर्ड है इन्होंने लैक ऑफ यूनिटी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हाँ काफी जगह पे तो रिवोल्ट फैला ही नहीं। अब यहां पे ही बात करते हैं, ये रिवोल्ट ना तो साउथ इंडिया फैला, ना आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में ज्यादातर देखने को आपको मिला, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जो सिंधिया ऑफ ग्वालियर हैं, द होलकर ऑफ इंदौर हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद हैं, राजा जोधपुर के, और कुछ अदर राजपूत रूलर, नवाब भोपाल के, पटियाला के, नाभा के रूलर्स, कश्मीर के आपके महाराजा, राणाज ऑफ नेपाल, बहुत सारे बिग जमींदार, इन लोगों ने सपोर्ट किसको किया? अंग्रेजों को। अब यार ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे वाले लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, और आर्मी वाले लोग भी अच्छे खासे सपोर्ट कर रहे हैं, तो अंग्रेज कैसे हार जाएंगे? पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब इन लोगों ने जब सपोर्ट नहीं किया तो हम हारेंगे। मतलब 1857 का रिवोल्ट, जो सिपाही है, किसान है या सिपाही है, वो हारेंगे यहां पे। और हमारे पास ना तो मॉडर्न वेपन है, ना प्लानिंग है, ना फंड है, ना यूनिटी है, ना कोऑर्डिनेशन है, ना राष्ट्रवाद है, और मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हुई हो, सीधी सी बात है, हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो हैं, बाहर किसी की लड़ाई चली जा रही हो फालतू की, आप घुसोगे जाके? बिल्कुल नहीं घुसोगे। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए जो 1857 रिवोल्ट हो रहा था ना, उस टाइम की बात चल रहा हूं मैं, उस टाइम पे 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, वो कह रहे थे यार क्या ये बकवासबाजी चल रही है। उन लोगों का मानसिक वो था, किनका? मॉडर्न। और दूसरी बात ये है, मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस जो हैं वो काम कहां पे कर रहे हैं? अंग्रेजों के अंडर। पॉइंट समझ में आया जी? पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब ये मॉडर्न एजुकेटेड लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। कहां पे? 1857 रिवोल्ट में। तो एट द एंड इन लोगों का भी साथ हमें नहीं मिला। पॉइंट समझ में आया? और दूसरी बात अगर हम करते हैं, और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत थी। भाई अगेन मैंने जैसे बोला ना, सेना खत्म हुई, फोन पे बोला अरे आ जाओ और सेना भेज दो, तो भेज दी। तो प्रॉपर तरीके से ये आपके कारण बन गए ना सफल होने के। इस चीज का रिजल्ट क्या निकला? इस चीज का रिजल्ट नहीं निकला, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश के ऊपर रूल कर रही थी, उसका रूल खत्म करके रानी आ गई यहां पे, क्वीन आ जाती है। क्वीन आते ही यहां पे वो क्या पास करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का पास करती है, जिसे गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। ये गुड गवर्नेंस एक्ट क्या था? इन्होंने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम खत्म करेंगे, धर्म के काम में, रिलीजन के काम में हम बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तीसरा, हम सबको समानता देंगे, इक्वालिटी देंगे। भाई हम गोरे काले सब बराबर हैं, ठीक है, ये इन्होंने बोला ना। हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म करेंगे, रिलीजन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इक्वालिटी देंगे। आपको क्या लगता है, कोई बात पूरी हुई होगी? हाँ, थोड़ी सी बात पूरी हुई थी, क्योंकि धर्म, इन्होंने पता लग गया था कि यार इनको आज भी इंडिया में पता क्या है, लड़ाइयां किस कारण है? धर्म। आज भी इंडिया में लड़ाई किसके कारण है? धर्म के कारण। पॉइंट समझ में आया? अगर कुछ नहीं है, धर्म पे बोल दो, होगी लड़ाई, ठीक है। उस टाइम पे भी इनको पता लग गया यार ये कुछ भी करवा लो इनसे, इनको मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, धर्म के अंदर घुसो मत। अगर ये धर्म के अंदर घुस गए ना, तो भाई ये कुछ भी है ना इनके घर में, चाहे थोड़ा है, बाला है, कुछ भी है, ये तो लेके पहुंच जाएंगे लड़ाई में। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए इन्होंने धर्म के काम में इंटरफेयर करना बंद कर दिया था। अब 1857 में धर्म में घुसे थे, फिर उसके बाद इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग कर दी, और 1916 में हिंदू मुस्लिम वाली बात हो गई यहां पे। तो एट द एंड 47 में तो हम आजादी हो गए, 47 में तो हम आजादी हो गए। पॉइंट समझ में आया? तो दैट मींस 47 में जब हम आजाद हो रहे हैं, तो इट मींस उस टाइम पे भी क्या चीज चली? धर्म। धर्म अगर ना करते, 1906 में मुस्लिम लीग ना बनवाते, 1916 में हमारा मुस्लिम पैक्ट, हमारा हिंदू, ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला पार्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ, उसके बाद जो है 47 में तो हम आजादी पहुंच गए। तो दैट मींस आप समझ पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली जो बात कर दी इन्होंने, उसके कारण यहां पे भी इन्होंने क्या किया? हमारे धर्म के साथ खेला।
तो इसीलिए इन्होंने कहा कि धर्म में मत घुसो, धर्म में घुसना ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने बोला कि हम धर्म में नहीं घुसेंगे। सिर्फ ये वाली बात पूरी करी इन्होंने, ना तो इन्होंने इक्वालिटी दी हमें, अगेन गोरा काला चल रहा था, ना ये डॉक्ट्रिन ऑफ, अरे यार 47 तक हड़पते रहे हैं हमें, ठीक है ना। बर्मा को, म्यांमार को अलग किया था 37 में हमारे इंडिया से। पॉइंट समझ में आया तुम्हें? तो दैट मींस इसका मतलब क्या है, हम भड़के हुए हैं इनके ऊपर, आई मीन सॉरी नॉट भड़के हुए, दैट मींस हम जो हैं हमें इन्होंने तोड़ा ही है किसी भी तरीके से। उन्होंने हमारा माइंड पढ़ लिया कि धर्म में मत घुसो, बाकी कुछ भी करवा लो इनसे, तो इन्होंने धर्म छोड़ दिया, ठीक है। और प्लस रानी ने क्या बोला, जो गवर्नर जनरल है ना उसको एडिशनल पोस्ट दे दो, उसको एडिशनल पोस्ट दे दो वाइसरॉय की। अब ये देखो क्या है, ये दोनों बंदे सेम है। कैसे? लेट्स सपोज यहां पे आप लोग जो है अंग्रेज हैं, आप बच्चे अंग्रेज हैं, तो टीचर भी अंग्रेज खड़ा है यहां पे, तो दैट मींस तुम मुझे बोलोगे क्या, गवर्नर जनरल, ठीक है। अब समझो तुम इंडियंस बैठे हो और मैं तो वही हूं, मैं अंग्रेज ही हूं, लेकिन तुम मुझे क्या बोलोगे, वाइसरॉय। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इंडियन स्टेट्स में जा रहा हूं, वहां के राजा, वहां के लोग मुझे क्या बोलेंगे, वाइसरॉय। अगर मैं ब्रिटिश स्टेट्स में जा रहा हूं जहां पे अंग्रेजी बैठे हैं, वहां पे मुझे क्या लोग बोलेंगे, गवर्नर जनरल। और इन्होंने क्या किया कि ये तो एक पोस्ट सेम होगी, ये जवाब किसको देगा, ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को जवाब देगा। ये सेक्रेटरी कौन है, ये सेक्रेटरी जो है ये लंदन में बैठा है, इंडिया हाउस में। कहां पे, इंडिया हाउस में बैठा है, एक नया सदन बना दिया इंडिया हाउस लंदन में। भाई इसका खर्चा कौन देगा, हम। इसके पैसे कौन देगा, हम। बिल्डिंग कौन बनाएगा, हम। इसका ये कहते क्या कि भाई जो इंडिया में हो रहा है ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय इसको बताएगा, ये आगे जो सेक्रेटरी बैठेगा इसको बताएगा, इसको ये आगे किसको बताएगा, क्वीन को बताएगा। अब दूसरी बात यहां पे ये है, इन दोनों की आपस में सेटिंग है, किसकी, दोनों तो अंग्रेज हैं, तो ये पहुंचाएंगी रानी तक, पहुंचाएंगी नहीं। भाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तुमने रूल खत्म कर दिया, तो इसका मतलब लगता है तुम्हें ये दोनों मिलके यहां तक पहुंचाएंगे, नहीं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। बस खर्चा पानी लेने के लिए ये जब यहां जाता है, लंदन में आता है, बताता है कि रानी खुश, कुछ भी नहीं है, सब सही है, ये है। रानी नहीं आती इंडिया में, तो इनसे बातें पूछ के ही हो जाता है काम सेट कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ना, हाँ तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। तो इसीलिए ये दोनों आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारा पैसा, इंडिया का पैसा कहां जा रहा है, लंदन जा रहा है। भाई इंडिया हाउस बना दिया, इसके जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, इस बंदे का खर्चा, इस रहने का खर्चा, इस लंदन में हमारा इंडिया हाउस बनाने का खर्चा, उसके अंदर 10 लोग काम कर रहे होंगे, उसका खर्चा सारा हमसे जा रहा था। दैट्स वाई हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने तभी तो बोला था, हमारे जो इंडिया में अगर पॉवर्टी को खत्म करना है, आपके जो कहते हैं ये गरीबी को खत्म करना है, तो देश से अंग्रेजों को हटाना पड़ेगा। तभी इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तभी इन्होंने बताया था ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करी थी। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी थी। वाई, क्यों लिख रहे हैं ये हमें बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो ये बता रहे हैं हमें। तो यहां पे ही रिवोल्ट क्या हुआ, जब ये खत्म होता है, इसका रिजल्ट देखो जी, क्वीन ने सारी पावर ले ली, एक नई पोस्ट तैयार कर दी गई, दादा भाई नौरोजी जी ने ये बता दिया हमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, ये तो सारी कहानी तुम्हें मैंने बता दी कि ये क्या हुई थी यहां पे। ओके, अब एक चीज बताओ, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा, इंडिया के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ा होगा। देखो सीधी सी बात है, इनको सबको पता तो लग गया, इंडिया के पता तो लग गया कि हम हारे क्यों हैं। पहली बात, हारे क्या है, यूनिटी वाली बात। इसका मतलब क्या है, अब यूनिटी तो करनी पड़ेगी। इन्होंने, अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में इंग्लिश लैंग्वेज लगाई थी, तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। इनका जवाब इनकी ही लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तीसरा कि यहां पे नेशनलिज्म बढ़ा, इंडिपेंडेंस वाली बातें आने लगी दिमाग में, इनने नेशनलिज्म की बातें आने लगी दिमाग में, और यूनिटी बढ़ने लग गई यहां पे। और एट द एंड पूरा देश जो है खड़ा हो गया अंग्रेजी राष्ट्र के अगेंस्ट, और नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लग गई। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 पास हो गया। तो दैट मींस अब हम सारे मिलके क्या करने वाले हैं, अगर कुछ करेंगे ना तो इकट्ठे होंगे। तभी आपको एक चीज बताओ, 1857 के बाद जब भी कुछ रिवोल्ट होता था, ये लोग इकट्ठे कैसे हो जाते थे। अब
सीधी सी बात है, मैं मेजर मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो मेजर मूवमेंट आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी आगे जाके, जब पूरा देश इकट्ठा हो गया था, पहली मास बेस्ड मूवमेंट बन गई थी। लेकिन उससे पहले भी चाहे छोटे छोटे रिवोल्ट्स होते थे ना, तो छोटे छोटे रिवोल्ट्स में भी सारे लोग आसपास के लोग तो इकट्ठे हो ही जाते थे कि हाँ हम लड़ेंगे। अगेन जैसे मैंने तुम्हें बताया, ये मूवी देखी, कौन सी मूवी थी वो, लगान। लगान मूवी में एक भुवन ने बोला कि हाँ हम लड़ेंगे, एक गांव था, अरे 50 गांव आगे थे कि हाँ नहीं हम साथ हैं। तो आप समझो कि एक चीज में अगर 1857 का रिवोल्ट हो रहा है तो नेशनलिज्म, ये सब कुछ, यूनिटी, प्राइड, इंडिपेंडेंस, ये कैसे बातें दिमाग में आ रही हैं हमारे, समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब यहां पे बहुत सारे लोगों ने इस रिवोल्ट के बारे में अलग अलग नाम दिए, वो क्या क्या नाम दिए वो देखने हैं आपको। जैसे कि बेंजामिन डिज़राइली ने बोला एक नेशनल अपराइजिंग हुई है ये, ठीक है, कि हाँ एक देश में उदय हुआ। और वीडी सावरकर जी ने बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी। जवाहरलाल नेहरू जी ने बात करी ए फ्यूडल आउटबर्स्ट लेड बाय द फ्यूडल चीफ, मतलब कुछ चीफ थे उन्होंने लड़ाई करी है ये। और सन जॉन लॉरेंस ने बोला एक सिपाही विद्रोह है। टी.आर. होम्स ने बोला सिविलाइजेशन और बार्बरिज्म में आपका जो है लड़ाई हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट यार। असबाब ए बगावत हिंद, असबाब ए बगावत हिंद, ये जो बुक लिखी गई सर सैयद अहमद खान जी ने लिखी, उर्दू में लिखी थी। और ये बुक में आपका डिस्क्रिप्शन है पूरी रिवोल्ट के बारे में, ये पेपर में आता बहुत है। असबाब ए बगत हिंद, बगावत हिंद, पॉइंट समझ में आया? और यहां पे सेंटर मैंने तुम्हें क्या बताया था, खासकर मेन सेंटर जो है आपका ये वाला पार्ट था, तो यहां पे रिवोल्ट हो रहा है। अब यहां पे देखिए जी कहां कहां पे मेन रिवोल्ट होता है, ये कानपुर में, जिसमें नाना साहिब और तात्या टोपे जो है लड़ रहे हैं, अजीमुल्ला खान भी लड़ रहे हैं। लखनऊ में कौन लड़ रहा है, हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, और इनके कुछ किसान भाई जमींदार ये लड़ रहे हैं। झांसी में कौन लड़ रहा है, रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं तांत्या टोपे के साथ मिलके। और ये रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ये विडो हैं किसकी, गंगाधर राव की। बिहार में कुंवर सिंह अमर सिंह लड़ रहे हैं, बरेली में खान बहादुर लड़ रहे हैं, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला लड़ रहे हैं। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि नाना साहिब का जो दूसरा नाम है वो क्या है, दो पंत, ठीक है। और यहां पे एक पर्सन और है तात्या टोपे, ये पर्सन का नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। और इस पूरे 1857 के रिवोल्ट में एक बंदा जिंदा पकड़ा गया था इस लड़ाई में, एंड दैट वाज तात्या टोपे, जिसको फांसी हुई थी, जिसको फांसी हुई थी। पॉइंट समझ में आया, जिसको फांसी हुई थी, यस। अब बात करते हैं आगे। देखो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली है भाई, रिवोल्ट कहां कहां पे हुए थे, किस किस ने लड़ा था। ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स, एक बार नजर मार के जाना आप लोग, ठीक है, किन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था, उसके साथ साथ मैंने लिख दिया है। अगेन जैसे मैंने तुम्हें बताया टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें देख लेना तुम, ठीक है, ये सारी पीडीएफ उसमें डाल दूंगा। अगेन सर्च कर लेना टेलीग्राम डॉक्टर विपिन गोयल, डॉक्टर विपिन गोयल ऑफिशियल टेलीग्राम ढूंढ लेना, वहां पे सारे क्लासेस लेक्चर पीडीएफ वगैरह मैं वहां पे शेयर करता हूं। ओके चलिए, ये कुछ और हैं प्लेसेस हैं, तो ये भी आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे कौन कौन सी जगह से हैं। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया भाई, फंड नहीं था, नेशनलिज्म नहीं था, सपोर्ट नहीं था, लीडर नहीं था, यूनिटी नहीं थी, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। ओके नाउ अब रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो लोग लड़े थे वो कहां गए। बहादुर शाह जफर जो है वो रंगून चले गए, नाना साहिब नेपाल में, बेगम हजरत महल नेपाल में, तांत्या टोपे को पकड़ा गया और उनको हैंग किया गया। और पूरी लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई, बैटलफील्ड में शहीद हुई। और ह्यूज रॉस ऐसा पर्सन है जो लड़ रहा था रानी लक्ष्मीबाई के लिए, रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहा था। ह्यूज रॉस ने एक बात करी थी कि 1857 के रिवोल्ट में जो ग्रेटेस्ट मिलिटेंट है वो कौन है, दैट वाज रानी लक्ष्मीबाई। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसके बाद एक बात आती है 1857 के बाद सेफ्टी वॉल थ्योरी की। अब सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या है कि 1857 जैसा रिवोल्ट हुआ है वैसा आगे कभी रिवोल्ट ना हो, तो सेफ्टी वॉल थ्योरी बताई गई और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करी गई जो आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। और ये सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दी थी, जो है हमें दी थी, दैट इज ए ओ ह्यूम ने दी थी।
जो कि अंग्रेजी एक सिविल सर्वेंट था। इन्होंने कहा कि यार ऐसा विद्रोह कभी और ना हो, तो हम एक सेफ्टी वॉल्व बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी कुछ पॉलिसीज अच्छी नहीं हुई तो उस संस्था से, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से हम पूछेंगे कि हाँ, अगर आपकी हमारी कोई पॉलिसी अच्छी नहीं है, जब आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो तो कर दो। ऐसा है, हम आगे इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं चाहते। तो ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी बताई गई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? सो गाइस, ये थे आज के लेक्चर के अंदर जो भी हमारा 1857 का रिपोर्ट था। अब हम मिलेंगे वेडनेसडे को, और उस दिन हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन उसके बाद वही मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आप लोग जो है कोई भी लेक्चर मैं जो है अपलोड करता हूं तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसकी अपडेशंस मिल जाती हैं। ठीक है? और यहां पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे को पर्सनली ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है? लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की अब तैयारी कर रहे हैं तो हमने 6 स्टेट पीसीएस प्री प्लस मेंस बैचेस लॉन्च किए हैं, जिसमें हमारा जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश का, बिहार का, उड़ीसा का, असम का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का 6 हमने प्री प्लस मेंस स्टेट पीसीएस लाइव बैचेस लॉन्च किए हैं। इन बैचेस में ये कोड आप लगाएंगे तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। सुबह 8 बजे इसका बैच स्टार्ट है। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है? तो वहां से आप सीधा कोर्स को क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको स्टेट पीसीएस लाइव बैचेस में चले जाना है। वहां पे आपको ये सारे बैचेस दिख जाएंगे। लाइव बैचेस में एडमिशन लेना है तो ये वाला कोड यूज करना, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। कनेक्ट रहना हमेशा मेरे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पे तो 100% रहना ही रहना है। ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक। हम और भी आगे और भी इसी तरीके की क्लासेस लेके आएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इन आईएनसी के बारे में थोड़े जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब पढ़ेंगे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। फिर हम बात करेंगे वही मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, गांधी नीरा वगैरह 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 आगे डिस्कस करेंगे और 1947 तक पहुंचेंगे। ओके? तो ये है आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच जी। एक बच्चा कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने क्या कहा था? हड़प नीति। हड़प नीति क्या था कि अगर तुम ठीक है, अगर आप उस वंश के लास्ट राजा हो, तुम उस वंश के लास्ट राजा हो ना, तो इसका मतलब आपकी मृत्यु के बाद वो सारा राजपाट मेरा हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? मतलब इंडियन राजा अगर वो लास्ट राजा है तो उसका राजपाट मेरे पास आ जाएगा। और अगर तुमने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, ऑब्वियसली बात है, जब तुम्हारा वंशज नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे के बाद सारा राजपाट मेरा। और एट द एंड अगर तुमने बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो ये राजपाट मेरा आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन मेरी होगी, सब कुछ चीजें मेरी होंगी। बस हम क्या करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि हमने एक बंदा रख दिया काम पे, तो वो राजा जो होगा वो बंदा होगा काम पे रखा हुआ अंग्रेजों का। इसीलिए हम उसको पेंशन दिया करेंगे। ठीक है, गद्दी पे बैठेगा, नो डाउट। अगर हम आएंगे ना दरबार में, अंग्रेज हम आएंगे दरबार में, उठ के खड़ा हो जाएगा और हमें सीट ऑफर करेगा कि आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है? तो और एट द एंड वो उस पर्सन को राजा का सारा सुख मिलेगा, लेकिन सैलरी मिलेगी, पूरा राजपाट उसका नहीं होगा। ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यस, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं मिलूंगा आपको सेम टाइम 10 बजे वेडनेसडे को। हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके? सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।